स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं अपने नॉन मेटल को कंप्लीट, यानी कि ये सीरीज हो गई हमारी कौन सी, क्लास 10th की। ठीक है, और क्लास 10th की सीरीज में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम लोगों के कितने लेक्चर भाई इस चैप्टर के हो चुके हैं, हम लोग लेक्चर नंबर आज पढ़ने जा रहे हैं 03। ठीक है, हम लोग के 2 लेक्चर पूरे हो चुके थे। दोनों लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा मेटल क्या होते हैं और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेक्चर नंबर 1 था। लेक्चर नंबर 2 में क्या था कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या होती है। अब आज के वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहली बात तो हम लोग नॉन मेटल का इंट्रोडक्शन लेंगे कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अच्छा, उसके बाद में एक बेसिक आइडिया जो होता है, बेसिक थिंग जो है, जो आपको समझनी ही चाहिए, वो मैं पढ़ाऊंगा, भले ही फिजिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में मुझे करनी पड़े आपके लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, नॉन मेटल्स को साथ ही साथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एक छोटे से कॉन्सेप्ट को पकड़कर चलने वाले हैं। और उसके बाद में शायद ही आपका कोई डाउट बचे, उसके बाद में आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो चलिए भाई, अगर आपको याद हो कि व्हाट आर मेटल्स, तो आपको तुरंत एक बात दिमाग में आती है कि इलेक्ट्रॉन डोनर, यही तो बात आती है। इलेक्ट्रॉन के डोनर होते हैं। 3 बातें याद आती हैं, चलो यहां पर लिखता हूं साइड में। मेटल के बारे में आपको 3 बातें याद करनी चाहिए, और वो 3 बातें क्या थी कि पहली बात दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर, पहली बात ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के डोनर होते हैं। दूसरी बात अगर आप सोचो क्या होते हैं, तो आप कह दोगे कि ये कैटायन का फॉर्मेशन करते थे। भाई जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो कैटायन फॉर्मेशन करेंगे, तो लिख लो भाई कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। और तीसरी बात क्या थी, तीसरी बात थी कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते थे। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता था इनका। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको पूरी जानकारी नहीं भी, तभी आप यही समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख पाते थे, और होल्ड करके नहीं रख पाते थे इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते थे, डोनेट कर देते थे। ठीक है, तो ये बातें हमने पिछले लेक्चर में किसके बारे में पढ़ी भाई, मेटल के बारे में पढ़ ली थी। तो अब अगर हम लोग बात करें किसकी, नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल के बारे में क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो पहली बात, दे आर, फर्स्ट थिंग दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन के क्या है, एक्सेप्टर है। दूसरी बात क्या कर सकते हो कि दे आर इलेक्ट्रो निगेटिव इन नेचर, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं नेचर में। इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब समझ गए, इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब समझे कि इनकी टेंडेंसी टू होल्ड इलेक्ट्रॉन इज हाई, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की टेंडेंसी जो होती है वो ज्यादा होती है, इसीलिए अगर इनके पास में कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो इसे कैप्चर कर सकते हैं। समझ रहे बातों को। अच्छा, तीसरी बात क्या थी कि अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये बनाएंगे क्या भाई, फिर एनायन फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, एनायन का फॉर्मेशन होगा, यानी कि निगेटिव चार्ज्ड आयन बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, निगेटिव चार्ज आयन बनाएंगे। तो इतनी बात शायद क्लियर हो सभी को, है ना, इतनी बात सभी को क्लियर होगी। अगर डेफिनेशन लिखनी है तो बस ये लिख देंगे कि इफ एनी एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन देन इट इज नोन एज योर नॉन मेटल। अगर कोई एलिमेंट है जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की है तो आप कह सकते हो कि वो क्या है, वो आपका नॉन मेटल है। अच्छा, अगर डोनेट करने की है तो मेटल है, अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो मेटल है, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो नॉन मेटल है, अगर केटायन का फॉर्मेशन करता है तो मेटल है, और अगर एनायन का फॉर्मेशन करता है तो वो नॉन मेटल है। समझ गए बातों को, ठीक है, समझ गए ना। अब इसी के बाद, इसी तरीके का आइडिया देने के बाद में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ना शुरू कर दी थी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल को हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले उसको सीखते हैं कि केमिस्ट्री में मेटल एंड नॉन मेटल का क्या क्राइटेरिया हम रख सकते हैं। क्या केवल ये कह दें कि जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है वो नॉन मेटल, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है वो मेटल, या कोई ऐसी चीज जो केवल एनायन का फॉर्मेशन करती है वही नॉन मेटल होगी, कैटायन का फॉर्मेशन करने वाला कोई भी चीज क्या मेटल नहीं हो सकता। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन दिमाग में आते हैं उन सबका जवाब मिलेगा आपको कहां से, स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अगर ये आप समझ गए, ठीक है, तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद मिल जाएंगे। चलो भाई, तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को शुरू करते हैं। और अगर 9th में बहुत अच्छे से आप लोगों ने क्या पढ़ा, MgCl2 का फॉर्मूला लिखना पढ़ा, NaCl का फॉर्मूला लिखना पड़ा, या आयनिक बॉन्ड पढ़े, कुछ भी पढ़ा, तो आपको एक बात पता होनी होगी कि स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है 8।
ठीक, तो पहला पॉइंट तो नोट करो कि 8 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू स्टेबलाइज द एटम। ठीक है, और कहां होने चाहिए ये 8 इलेक्ट्रॉन? इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। जो इसका आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो दुनिया का, डजेंट मैटर, 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको स्टेबलाइज होने के लिए। ठीक है, अच्छा ये कहां से गया? 8 ही इलेक्ट्रॉन क्यों जरूरत है? क्योंकि जो नोबल गैस थी, नोबल गैस का मतलब समझे, नोबल वर्ड लिखना वो होगा क्या, हम लोग लिख सकते हैं इनर्ट गैस लिखें, इनर्ट गैस, तो आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, इनर्ट गैस जैसे हो गई हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, जिनकी जब हमारी क्या हुई, डिस्कवरी हुई, तो हमने ये पाया कि इनकी बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन ही थे और ये किसी से रिएक्ट नहीं करती थी। कहने का मतलब केवल इतना सा था कि अगर बाहरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो एटम अपने आप में स्टेबल है। ठीक है, दूसरी बात क्या देखी गई कि जब भी बॉन्ड बनता था तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन्हीं इनर्ट गैस के बराबर आता था, यानी कि तब भी टेंडेंसी यही थी कि बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन किए जाए? 8 इलेक्ट्रॉन किए जाए, और इस रूल को जाना जाता था ऑक्टेट रूल के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? ऑक्टेट रूल के नाम से जाना जाता था। अब ज्यादा मैं कम पढ़ाऊंगा, आप लोग ज्यादा ध्यान दो कि आपसे क्या पूछ रहा हूं मैं। अगर आपने ये पकड़ लिया कि मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बच्चों वाला कर दूंगा। अब देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है। भाई सारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने 9th में पढ़े हैं, आपको पता है कि न्यूक्लियस बीच में है जहां पर प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, और इलेक्ट्रॉन इसके आसपास सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। ये बात भी पता है, सभी को पता है ना। अगर किसी को नहीं पता है तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के वीडियोस पढ़े हैं, वो आप लोग देख लो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके लिए। तो अब मान लेते हैं क्या कि यहां पर पहली ऑर्बिट, जो पहली ऑर्बिट होती है, देखो यहां पर अब शुरू होता है मेन कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात करूं ऑर्बिट की और उसके बाद करूं बात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो ऑर्बिट अगर हमारे पास में हो फर्स्ट, फिर हो सेकेंड, देन हो थर्ड और लास्ट हो फोर्थ, जिसको आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा KLMN के नाम से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है 2, 8, 18 और 32। ठीक है, 2, 8, 18 और 32 ये इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। अब मान लेते हैं कि पहली ऑर्बिट की कैपेसिटी केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर। ठीक है, अच्छा दूसरी ऑर्बिट जो है, दूसरी ऑर्बिट ये, यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8। यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 18, और जो चौथी ऑर्बिट होगी वहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 32। ठीक है, ये रूल फॉलो होता है 2n² का, जहां पे n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे 2 आएगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे 8 आएगा, n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 18 आएगा, और n की वैल्यू को 4 पुट कर दोगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब इतनी बात समझ में आई कि किस जो ऑर्बिट है उसकी कैपेसिटी कितनी है। अब एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से बात को आगे शुरू करते हैं। हमें नहीं पता है कि वो चीज मेटल है या नॉन मेटल है। अब आगे की कहानी सुनो। मान लेते हैं एग्जांपल है किसका? Na का। अब Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि Na के पास में 11 इलेक्ट्रॉन है और Na के पास में 11 प्रोटॉन है। समझ गए बात को? 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 क्या है? प्रोटॉन है। तो अगर Na का मैं कहूं एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो कहोगे सर एक न्यूक्लियस बनाइए। ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बस ऐसे ही शो कर दो। उसके बाद में क्या करो? पहली ऑर्बिट बनाओ, और पहली ऑर्बिट में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। चलो 11 में से कितने भर दिया हमने? 2 भर दिए। उसके बाद में दूसरी ऑर्बिट बनाई, इसकी कैपेसिटी अभी मैंने बता दी, सेकंड ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी है? 8। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आए? 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। देखो 8 और 2 कितने भर दिए? 10 इलेक्ट्रॉन। अब बचा कितना भरना? 1। क्यों? क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे। तो जो तीसरी ऑर्बिट है भाई, अब सुनो यहीं पर है गेम। तीसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? केवल 1 इलेक्ट्रॉन। जरा देखो, 2, 8, 10 और 1, 11। अब मैं आपसे कहूं कि इस ऑर्बिट को भी स्टेबलाइज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है मिनिमम? तो कहोगे 8, है ना? 8 कह दोगे क्या? चलो नहीं, जिसको समझ में आ रहा हो वो एक चीज पकड़ ले कि तीसरी वाली ऑर्बिट जो होगी उसमें s ऑर्बिटल भी होगा, p भी होगा और d भी होगा। जो सबसे लाते हैं वो भी भरे हुए होंगे। तो s की कैपेसिटी 2 होती है, p की कैपेसिटी क्या होती है? 6 होती है। तो हाँ, अगर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आए, कितने आए? 8 इलेक्ट्रॉन आए, तो 2 + 6 यानी कि 8। 8 का मतलब ये ऑर्बिट स्टेबलाइज हो जाएगी, डी वैकेंट पड़ा रहेगा, खाली पड़ा रहेगा, कोई समस्या नहीं। ठीक है, एटम स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन है लेकिन स्टेबलाइज होने के लिए 8, ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो अब इसको स्टेबलाइज होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 7 इलेक्ट्रॉन की।
क्या कोई भी एटम 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा? क्या कोई भी एटम 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? तो आंसर होगा भाई नो। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लूज कर दे। ठीक है, क्या कर दे, इसको क्या कर दे, डोनेट कर दे। लिख लो, क्या कर दे, डोनेट कर दे। और अगर इसने इसको डोनेट कर दिया तो ये वाली ऑर्बिटल क्या हो गई, गायब। अब देखो इसकी बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, जो कि स्टेबलाइजेशन का रूल है। यानी कि Na की टेंडेंसी एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, मेटल होगा। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है ना पूरी तरीके से? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद में आगे बात करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल लेते हैं किसका, क्लोरीन का। सेकंड एग्जांपल जो होगा वो किसका ले लेते हैं। अब सब कुछ मिटा दो, चलो खत्म सब कुछ। एग्जांपल लेने जा रहे हैं किसका, क्लोरीन का। तो Cl का एटॉमिक नंबर मैं अभी बता रहा हूं कितना है भाई, 17। ठीक है, तो चलो भाई Cl को बनाओ। तो Cl का मान लेते हैं ये आ गया न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद में ये पहली ऑर्बिट है, ये दूसरी ऑर्बिट है, ये तीसरी ऑर्बिट है। पहली ऑर्बिट में हमने समझ लिया कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 और 2 कितने हो गए भाई, 10। भरने कितने थे, 17। यानी कि कम कितने हैं अभी, 7। ये इलेक्ट्रॉन्स आए, 2 यहाँ, 8 यहाँ और 7 यहाँ। अब एक बात बताओ, क्या ये इस ऑर्बिट को तोड़ने की टेंडेंसी रखेगा? क्या ये इस ऑर्बिट को तोड़ने की टेंडेंसी रखेगा? तो आंसर होगा नहीं सर। ये क्या कहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ले आओ कहीं से, और एक इलेक्ट्रॉन ले आओ हमें दे दो, हमारे साथ हैं कितने पूरे कर दें हम, 8 पूरे कर दें और काम खत्म, हम स्टेबलाइज हो जाएं। यानी कि Cl की टेंडेंसी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की है तो हम कह देंगे कि ये क्या है भाई, ये नॉन मेटल है। बात समझ गए सभी लोग? बात समझ गए पूरी तरीके से, कोई समस्या नहीं? अगर यहां तक की बात समझ गए तो बस अब 2 मिनट का समय मुझे और चाहिए, और उसके बाद में आप निश्चिंत हो जाओ पहचानने में कि कौन मेटल होगा और कौन नॉन मेटल होगा। चलो अब एक ऐसे ही बना लेते हैं, रेंडम न्यूक्लियस ऐसे। ठीक है, और पहली के बाद कोई भी ऑर्बिट हो 8 इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी। अब मैंने क्या किया, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहां 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब केवल इसकी बात करेंगे, जरूरी नहीं है कि 3 ऑर्बिट हो। 2 पर भी यही बात लगेगी, 3 पर भी यही बात लगेगी, 4 पर भी यही बात लगेगी, हर जगह यही बात लगेगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब मैं कहूं यहां पर इलेक्ट्रॉन है 1 और 2 और 3। एक इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात कर लेते हैं 7 और 6 और 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और लास्ट में बात करेंगे किसकी, 4 इलेक्ट्रॉन की। चलो भाई ये बात समझनी है, बस ये समझ गए तो काम खत्म। तो भाई देखो, अगर बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो कोई 7 नहीं देने वाला। यानी कि इसकी टेंडेंसी होगी 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो क्या हो गया, मेटल हो गया। इसी तरीके से अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो जरूरत कितने की है, 6 की। 6 तो कोई नहीं देगा, तो क्या कहेंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दो। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दो, ऑर्बिट खत्म करो, पीछे 8 इलेक्ट्रॉन है भाई, स्टेबल हो गए हम। सेम केस 3 के लिए लगेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो कितनी की जरूरत है, और 5 की। तो 5 तो कोई नहीं देगा, तो ये भी क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। समझ में क्या आया कि इफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, देन 100% इट इज मेटल। तो 100% ये क्या है, मेटल है। कोई समस्या नहीं रह गई। इलेक्ट्रॉन देखो, बाहरी ऑर्बिट में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो 100% वो चीज क्या हो गई भाई, मेटल हो गई। सिमिलरली देखो, अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 को एक्सेप्ट करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 को एक्सेप्ट करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, 3 को एक्सेप्ट करेगा। तो अगर इफ इट हैव 7 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, देन इट इज नॉन मेटल। तो 100% वो चीज क्या होगी, नॉन मेटल होगी। अब 4 तो बीच का नंबर है, बस यही तो गेम है। 4 कहां का नंबर है भाई, बीच का नंबर है। बीच का मतलब 8 का आधा। तो अब डोनेट करने की भी टेंडेंसी बनती है, और गेन करने, क्या डोनेट भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। तो जिनकी बाहरी ऑर्बिट में इफ एटम हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, तो ना तो होगा मेटल, ना ही होगा नॉन मेटल। वो किसकी कैटेगरी में चला गया, सेमी मेटल। किसकी कैटेगरी में चला गया, सेमी मेटल, या इसे क्या कह सकते हो, मेटलॉइड।
क्या कह सकते हो, मेटलॉइड कह सकते हो। ठीक है, जैसे कौन, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ। इसका एक एक्सेप्शन याद करो, एक्सेप्शन कौन है, कार्बन बाबा। कार्बन के बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 4। ठीक, लेकिन कार्बन को माना जाता है नॉन मेटल, क्योंकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल नॉन मेटल की तरह होती है। ठीक, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की तरह है। जबकि कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 6 के हिसाब से पहली ऑर्बिट में भरे गए 2 और फिर कितने भरे जाएंगे, 4। तो इसकी बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 4 है, लेकिन इसे क्या माना जाता है, नॉन मेटल ही माना जाता है। क्लियर बात पूरी तरीके से। तो जरा इसको नोट कर लो, इसके बाद शायद आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है और कौन क्या है, मेटलॉइड है। एक और चीज ध्यान रखना, बात किसकी है, बोरॉन की। ठीक है, ये भी एक्सेप्शनल केस है। तो बोरॉन को क्या माना गया है, सेमी मेटल। इसकी कहानी तो बहुत अलग है। अगर मैं बात करूं, कहीं कहीं पे किसी किसी किताब में इसको क्या लिखा मानेंगे, नॉन मेटल लिखा हुआ मानेंगे, किसी किसी किताब में इसको क्या मानेंगे, मेटलॉइड लिखा हुआ या सेमी मेटल लिखा हुआ देंगे। तो इसकी कहानी तो अलग है, कभी मौका मिलेगा तब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होती है कहानी असली बोरॉन की। ठीक है, लेकिन फिलहाल इसको कई किताबों में आपको सेमी मेटल लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह पर ये आपको नॉन मेटल लिखा हुआ मिलेगा। तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, बोरॉन की बाहरी ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब भी ये सेमी मेटल की तरह बिहेवियर दिखाता है। ठीक, लास्ट में बता दे चलते जल्दी, जितना मैंने पढ़ रखा है बोरॉन के बारे में उसके अकॉर्डिंग, अगर प्योर बोरॉन हो, यानी कि यूनिवर्स से आया हुआ जो बोरॉन होता है, जो किसी एस्ट्रॉइड के थ्रू गिर गया आकर धरती पर, तो अगर उसकी प्रॉपर्टीज देखी जाती है तो कैसा निकलता है, सेमी मेटल जैसा निकलता है, उसकी प्रॉपर्टी सेमी मेटल जैसी होती है। लेकिन अगर अपने यहाँ किसी कंपाउंड में बोरॉन हो, ठीक है, और वहां से उसे निकाला जाए तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कुछ कुछ नॉन मेटल की तरह होती है। इसलिए इस पर एक्सेप्शन आप लगा लो। ठीक है, तो इतनी बातें थी जो आपको जानना जरूरी थी। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसके साथ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।